आज की डेट में हम लोग ये क्लोनल रूट स्टॉक तैयार कर रहे हैं और ये टेक्निक है, यूरोप ने इसमें लीड किया कि किस तरह से, और यूरोप में भी नीदरलैंड ने। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। आज से लगभग 200 वर्ष पहले जब एक किसान ने देखा कि उसके खेत में एक सेब का पौधा है और वो पौधा मर गया है, लेकिन उसकी जड़ के पास से एक सकर निकला है, एक शूट निकला है। तो उसने उस शूट पर ग्राफ्ट किया और ऑब्ज़र्व किया कि वो तो एकदम से पौधे की तरह चल रहा है। तो एक नई चीज़ की शुरुआत हुई और ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये इंग्लैंड में हो रहा था। अब इंग्लैंड में जब ये हो रहा था तो धीरे धीरे और किसानों ने भी इस तरीके से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और एक रूट स्टॉक, उनकी तरफ से एक नए रूट स्टॉक का जन्म हुआ जिसको वो पैराडाइज कहते थे। लेकिन पैराडाइज ही नाम था उसका और कोई नंबर नहीं था। तो उन किसानों ने जब ये ऑब्जर्वेशन की तो वो इंग्लैंड में ही, क्योंकि इंग्लैंड ने लीड किया था रूट स्टॉक में, रिसर्च में, तो इंग्लैंड में कैंट में एक ईस्ट मालिंग स्टेशन है। तो ईस्ट मालिंग रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च स्टार्ट की लगभग 1890 के आसपास में, और उनको भी लगा कि वाकई में जो ये पैराडाइज रूट स्टॉक है इसके अलग अलग करैक्टर हैं जो लोगों ने अपने अपने नाम दिए थे, कोई वीगर वाला, कोई ड्वार्फ वाला, कोई सेमी ड्वार्फ, तो अलग अलग उस तरीके से, लेकिन था सारा पैराडाइज के नाम से। तो सबसे पहला काम जो ईस्ट मालिंग स्टेशन ने किया, ईस्ट मालिंग ने उन सब रूट स्टॉक को नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 27 28 29 30 तक। और 1917 में उन्होंने रिलीज़ की कि भाई ये रूट स्टॉक है, इसका जेनेटिक करैक्टर ये है, ये ड्वार्फ रहेगा, ये सेमी ड्वार्फ रहेगा, ये विगरस जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने रूट स्टॉक नंबर के साथ रिलीज़ किए और वो कहलाए हमारे मालिंग रूट स्टॉक्स। तो मालिंग रूट स्टॉक वहाँ के रिसर्च स्टेशन के नाम पे पड़ा है, ना कि, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि माली 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 कहते कहते मालिंग हो गया, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो जो कुछ भी ये हुआ ईस्ट मालिंग स्टेशन के साथ साथ हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली इंग्लैंड में एक दूसरा रिसर्च स्टेशन मर्टन में था, जॉन इंस्टीट्यूट। तो वहाँ भी रिसर्च वर्क चल रहा था और वो रिसर्च वर्क जो चल रहा था वो जो भी सीरीज़ निकालने वाले थे वो मर्टन के नाम से निकालने वाले थे। तो 1925 के आसपास, 23 24 25 के आसपास उन्होंने सीरीज़ निकाली और लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। अब क्योंकि दो स्टेशंस सेब के रूट स्टॉक के ऊपर काम कर रहे थे, तो मालिंग सीरीज़ में प्रॉब्लम क्या थी कि मालिंग सीरीज़ में वुली एफिड की प्रॉब्लम थी। तो दोनों रिसर्च स्टेशंस ने अपने कोलैबोरेटेड एफर्ट्स स्टार्ट किए और एक नई सीरीज़ का इजाद हुआ और वो सीरीज़ थी MM सीरीज़। मालिंग मर्टन दोनों रिसर्च स्टेशंस ने अपने अपने आधे आधे नाम उसमें लगाए। तो इस तरीके से MM सीरीज़ निकली और जब ये सब कुछ चल रहा था तो अभी ये 1900 की बात चल रही है। तो 1900 लगभग 60 के दशक में, 60-65 के दशक में साइंटिस्ट को लगा कि जो हमारे रूट स्टॉक्स हैं, जितने भी हमारे रूट स्टॉक्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं वायरसेस हैं। तो दोबारा से काम स्टार्ट हुआ किस चीज़ का, रूट स्टॉक को आइसोलेट करना और एक रूट स्टॉक जो M9 रूट स्टॉक है उसी में से वायरसेस निकालने और एक नई सीरीज़ के नाम से उसको दिया, वो था एमला सीरीज़, ईस्ट मालिंग लॉन्ग एस्टन सीरीज़ के नाम से। लेकिन उनके जब वायरस निकालने के बाद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि
एमला 9 से जब वायरस निकल गए तो वो उसका जो पौधा बनता है वो M9337 से भी छोटा बनता है। इस तरीके से ये सीरीज़ निकलती गई रूट स्टॉक, और साथ साथ एक तरफ रूट स्टॉक के ऊपर रिसर्च हो रही थी 1970-75 के आसपास। दोबारा कॉर्नेल, अभी तक जितनी रिसर्च हुई थी वो सारी इंग्लैंड ने की थी, लेकिन अब अमेरिका भी इसमें आगे आया और अमेरिका में जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई और वहाँ वो जिनेवा सीरीज़ के पीछे लग गए और लगभग 1970 के आसपास G30 निकला और धीरे 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 करते 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 1912 तक, और आज भी वो रिसर्च चल रही है उनकी। तो बहुत सी सीरीज़ निकली और उसका जो मेन मकसद था कि वो जो एक सीरीज़ निकालने वाले थे तो वो काम कर रहे थे कि किसी ऐसे रूट स्टॉक को इजाद करें, ऐसे रूट स्टॉक को बनाएं जो प्रोडक्टिव भी हो M9 की तरह। कॉलर रॉट, क्राउन रॉट की जो प्रॉब्लम थी वो रेजिस्टेंट हो। रीप्लांटेशन, क्योंकि बहुत सारे ऑर्चर्ड्स लग गए थे, उखड़ रहे थे, नए लग रहे थे, तो पौधों में दिक्कत ये आ रही थी कि रीप्लांटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। जो नेक्स्ट हम पौधा लगाते हैं सेकंड थर्ड जनरेशन में तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं जाती उसमें, तो उस वजह से भी रीप्लांटेशन को ले दिमाग में रख के भी फोकस करके वो ये काम कर रहे थे। और एक बहुत बड़ी थ्रेट जो यूरोप में और अमेरिका में भी थी और वो थी फायर ब्लाइट की। तो ये 4-5 कंपोनेंट्स थे जिनको लेकर रिसर्च स्टार्ट हुई, जिसमें M सीरीज़ को लेकर और इसके क्रॉस के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। वुली एफिड, तो बहुत से जो जिनेवा सीरीज़ है वुली एफिड रेजिस्टेंट है, रीप्लांटेशन रेजिस्टेंट है, अपने फाइटोपथोरा रेजिस्टेंट है जो जिसको हम क्राउन रॉट बोलते हैं, और बस इस तरह से फायर ब्लाइट रेजिस्टेंट है। तो मेन जो फोकस था वो फायर ब्लाइट रेजिस्टेंट को लेकर था। लेकिन ये जो कुछ मैंने आपको बताया, ये बताया M सीरीज़, MM सीरीज़, जिनेवा सीरीज़। लेकिन रशिया में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर सेब के बगीचे लगे हैं। पोलैंड में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर सेब के बगीचे लगे हैं। तो इन दो देशों में भी सेब के रूट स्टॉक के ऊपर काम हो रहा था। तो एक सीरीज़ जो निकली, जो रशिया ने निकाली, बुदोवस्की सीरीज़, जिसका B9 और B118 आज भी पॉपुलर हैं। और वैसे ही पॉलिश की जो सीरीज़ थी, पॉलिश और B सीरीज़ इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है कि ये विंटर हार्डी है और काफ़ी बर्फ़ में भी अपने आप को लगभग -35-36 डिग्री टेम्परेचर तक ये सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से रूट स्टॉक चले हैं और हम लोग भी जो ये आप देख रहे हैं सारे, ये सब रूट स्टॉक्स हैं। तो ये प्रोपेगेशन हमारी फील्ड है जो आपको भी हमने सारी दिखाई है। साइंटिस्ट तो शायद इस बात को नहीं मानते, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की टॉप की नर्सरीज़ है वो इस बात को मानती हैं कि जो सबसे बढ़िया रूट स्टॉक है वो है जिसको हमने स्टूल लेयर, जिसको ओपन फील्ड में हम मल्टीप्लाई करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ से। और बहुत सी नर्सरीज़ हैं जो टिश्यू कल्चर से जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको इनिशियल स्टेज में ग्राफ्ट करने के लिए वो डिस्कार्ड करते हैं कि आप टिश्यू कल्चर के पौधे को लेके अपनी फील्ड में ले जा सकते हैं, आप उसको उसकी लेइंग कर सकते हैं, आप उसको फर्दर वेजिटेटिव रूट स्टॉक प्रोडक्शन की तरफ डाल सकते हैं, लेकिन आप उस पर ग्राफ्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो हार्डनिंग करके तो निकलता है, लेकिन उसका जो कंपैटिबिलिटी बनती है सायन के साथ वो उतनी बढ़िया नहीं होती जो हमारे ये स्टूल लेयर्ड या माउंट लेयरिंग से जो हमारी रूट स्टॉक निकलते हैं। तो हमारे जो हिमाचल के किसान हैं उन्होंने तो काफ़ी अब इसमें अपना रिसर्च भी कर ली है और ऑब्ज़र्व भी कर लिया है, और बहुत से लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ है। तो कुछ एक वैरायटीज़ जैसे नाशपाती है, नाशपाती में क्विंस के साथ जो बहुत सी नाशपाती हैं वो कंपैटिबल नहीं है। उसी तरीके से अवॉइड करें कि भी टिश्यू कल्चर का जो सैपलिंग है, जो रूट स्टॉक है,
उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन जब ये सारा काम रूट स्टॉक पर इस तरफ चल रहा था तो अमेरिका में ही टेक्नोलॉजी को लेकर कि सेब की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मोर प्रोडक्टिव बनाया जाए, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में जो भारत के पास जो एरिया अंडर एप्पल कल्टीवेशन है वो लगभग 3,10,000 हेक्टेयर है, जिसमें कश्मीर है, हिमाचल है और कुछ अपना उत्तराखंड का एरिया भी है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी में हम देखें तो हमारा 3 लाख हेक्टेयर जो है वो इटली के 120,000 यानी कि 1,20,000 में जो प्रोडक्टिविटी है उससे भी बहुत कम है। तो इटली, न्यूजीलैंड और जितने भी देश हैं उन सब की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सेकंड इन प्लेस ऑफ एरिया अंडर एप्पल कल्टीवेशन, उसके बावजूद भी विश्व में जो हमारा स्थान है प्रोडक्शन में वो 5वां है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने बहुत रिसर्च पे काम नहीं किया। हम आज भी सीडलिंग लगा रहे हैं। आज भी हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि जी इंटरस्टॉक रूट सिस्टम लो, M9 का इंटरस्टॉक लगाओ। और यकीन मानिए कि हमारे बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि इंटरस्टॉक की लेंथ कितनी होनी चाहिए और लेंथ का क्या इफ़ेक्ट है। तो ये जब इस तरफ रिसर्च हो रही थी तो दूसरी तरफ सिस्टम को लेकर रिसर्च चल रहा था, काम चल रहा था कि हमारा जो प्लांटेशन का सिस्टम है, लोग हाई डेंसिटी की तरफ आ गए थे। तो लेकिन हाई डेंसिटी में पौधों को कैसे कंट्रोल किया जाए, पौधों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, तो ये करते करते इसमें भी जो टेरेंस रॉबिन्सन जो थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया स्लेंडर स्पिंडल के ऊपर। तो आने वाले टाइम में आपको उन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि आप अगर कितने सिस्टम है। जो हमारा यहाँ का है अपना हिमाचल में जो पॉपुलर सिस्टम है वो है सेंटर लेडर और मॉडिफाइड सेंटर लेडर। लेकिन इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव, इससे ज़्यादा क्वालिटी वाला जो सिस्टम है वो है फिर अपना वर्टिकल एक्सेस सिस्टम। लेकिन और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में जाए तो टॉल स्लेंडर स्पिंडल सिस्टम। और रिसेंटली अभी जब मैंने यूरोप का दौरा किया तो मैंने देखा कि वहाँ और ज़्यादा अल्ट्रा हाई डेंसिटी में काम करने लग गए। तो अब आने वाले टाइम में आपको सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा, अपने फार्म में हम प्रूनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, आप कैसे कट मारें और कैसे ना मारें उसके बारे